देखिए, हम अभी पहले एक चर्चा कर आए थे और उसमें हमने इतिहास में काल विभाजन के आधारों पर चर्चा की थी और यह पहचानने की कोशिश की थी कि क्यों किसी कालखंड को किसी समाज में किसी कालखंड विशेष को प्राचीन काल कहते हैं और किसी को मध्यकाल कहते हैं और किसको आधुनिक काल कहते हैं। अर्थात प्राचीन काल को हम किस तरीके से पहचानते हैं, मध्यकाल को किस तरीके से पहचानते हैं और आधुनिक काल को किस तरीके से पहचानते हैं। तो उसमें जो बात निकल के आई थी वह यह थी कि कोई निश्चित कालक्रम नहीं है, प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स हैं जो ये तय करते हैं कि कोई समाज कब प्राचीन समाज कहलाएगा, कब मध्यकालीन समाज कहलाएगा और कब वह समाज एक आधुनिक समाज के रूप में पहचाना जाएगा। हमने एक प्राचीन और मध्यकाल की प्रवृत्तियों को पहचाना था और अब हम आज आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को पहचानेंगे। और यह बात कि काल निर्धारण किसी समय विशेष से, किसी सन विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, वो यदि हम हमारे पाठ्यक्रमों पर नज़र डालें तो भी पुष्ट हो जाती है। वो ऐसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के यदि हम तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों को देखें तो हम पाते हैं कि तृतीय वर्ष में 2 पेपर हैं, एक आधुनिक विश्व का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। दोनों में एक विरोधाभास है। आधुनिक विश्व का इतिहास शुरू हो रहा है रेनेसां से, जिसको हम 15वीं-16वीं शताब्दी में प्रारंभ मानते हैं। कुछ लोग तो 15वीं शताब्दी के मध्य से भी इसका प्रस्थान बिंदु मान लेते हैं रेनेसां का। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार ऐसी बात करते हैं और रेनेसां को 15वीं शताब्दी के मध्य से भी शुरू मान लेते हैं। चलिए, वैसे हम यदि इटली के पुनर्जागरण को देखें तो मोटे तौर पे या जो एक सेफ पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से रेनेसां की उत्पत्ति नजर आती है। उसके बरक्स यदि हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखें तो ये जो पाठ्यक्रम है ये जो है ये ऑफर करता है 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ से वो प्रारंभ कर रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। कोई और पाठ्यक्रम यदि आप उठाएंगे तो वो हेर फेर से 50-60 साल का अंतर हो सकता है। कोई पाठ्यक्रम 1757 पे जा सकता है, कोई पाठ्यक्रम 1707 पर भी जा सकता है। वो ये कि तीनों ही जो ये बिंदु हैं या तीनों ही जो ये कालखंड के एक निश्चित कहना चाहिए कि सोपान हैं, वो किसी न किसी रूप में उस पाठ्यक्रम को जस्टिफाई कर देंगे। मसलन 1707 इसलिए भी पाठ्यक्रम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो सकती है कि मध्यकालीन भारत की एक बड़ी शक्ति जो मुगल थे उनके सबसे कहना चाहिए सर्वाधिक शक्तिशाली और अंतिम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक औरंगजेब की समय मृत्यु हो जाती है। 1757 से इसलिए कोई शुरू कर सकता है आधुनिक भारत का इतिहास कि उसमें आधुनिक भारत पे शासन करने वाली जो शक्ति थी ब्रिटिश, वो पहली बार एक राजनीतिक अधिकार भारत के एक प्रमुख राज्य में पाते हैं, बंगाल में। 1761 से शायद ये पाठ्यक्रम इसलिए शुरू है कि एक बड़े इतिहासकार की कोटेशन थी कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तो तय नहीं किया कि भारत पे कौन राज करेगा, परंतु यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। अर्थात इस युद्ध में मराठा पराजित हुए थे, जो भी मध्यकाल की एक शक्ति थे या मध्यकालीन परंपराओं के वाहक थे। तो मराठों की निर्णायक पराजय ने 1761 को एक प्रस्थान बिंदु बनाया है आधुनिक भारत के इतिहास का, खासतौर से आपके इस पाठ्यक्रम में। तो ये इसके माने ये हैं कि इतिहास में काल निर्धारण प्रवृत्तियों से होता है। भारत के अंदर वो प्रवृत्तियां हमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नजर आती हैं, जो यूरोप में हमें 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नजर आ रही हैं। तो आधुनिक इतिहासों की बात करने से पहले, आधुनिक काल की बात करने से पहले हम उन प्रवृत्तियों को पहचानेंगे जो कि समाज को आधुनिक बनाती हैं। उसमें हेतुवाद है, मानववाद है यानी कि मानव की गरिमा, और प्रगति में विश्वास कि भाई मानव समाज प्रगति कर रहा है, अंततः वो प्रगति के शीर्ष पे पहुंचेगा, ये हम सारे सत्यों को जान लेंगे, ये कुछ विश्वास हैं। और इन्हीं आधारों पर यदि हम इतिहास लेखन की बात करें, हिस्टोग्राफी की बात करें, तो आधुनिक समाजों का इतिहास मोटे तौर पर 20वीं शताब्दी के मध्य में खत्म भी हो जाता है।
मसलन आप यदि कोई यूरोप का आधुनिक यूरोप का इतिहास लिख रहा होगा तो वो 1945 तक ही लिखेगा या 1930 तक लिख रहा होगा। भारत के अंदर हालांकि इस तरह के इतिहास लेखन नहीं है, परंतु फिर भी आधुनिक भारत के इतिहास की पाठ्यक्रम जो है वो 1964 में हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक सीमित हैं। उसके बाद की भारत को कंटेम्प्रेरी या समकालीन भारत कहते हैं। उस पाठ्यक्रम में वो समकालीन भारत के इतिहास के रूप में सम्मिलित होते हैं, आधुनिक के रूप में नहीं। अर्थात आधुनिक का मतलब वर्तमान से तो नहीं होता, ये तो तय हो रहा है। आधुनिक का मतलब अधुनातन नहीं है। आधुनिक कुछ प्रवृत्तियों से पहचाना जाता है। क्यों 1945 में, 1930 में, खासतौर से 1945 में आधुनिक विश्व का या आधुनिक यूरोप का इतिहास खत्म होता है? उसका एक बड़ा कारण संभवतः यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते या द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर मनुष्य का, खासतौर से यूरोपीय मनुष्य का प्रगति पर विश्वास टूट गया था, क्योंकि इतनी जनहानि हुई कि ये भय सताने लगा कि जो है मानव अपने इतिहास को ही, मानव अपनी सृष्टि को ही या अपनी कहना चाहिए कि उपस्थिति को ही खत्म न कर दे पृथ्वी पे। तो इसलिए जो प्रगति में जो विश्वास टूटा या चीज़ों के एक जो बड़ा आधुनिकता को बनाने वाली बड़ी चीज़ थी कि हम सारे सत्यों को जान सकते हैं सेंस से या अनुभवजन्य है सब चीज़ें, इंद्रियता के जरिए, हमारे इंद्रिय ज्ञान के जरिए हम समस्त भौतिक जगत को जान लेंगे, वो विश्वास भी टूटता है। वो विश्वास कुछ भौतिक विज्ञानियों के ही जो अवधारणाएं थी या जो उनकी नई संकल्पनाएं उन्होंने दी थी उनसे टूटा। जैसे आइंस्टीन की जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो ये कहती है कि हम प्रकाश की गति को एक सीमा के बाद के यानी कि वो सापेक्षी रहती है हमेशा। तो उन सब चीज़ों ने एक तो ये कि प्रगति पे विश्वास के टूटने ने, और दूसरे भौतिक सृष्टि के अंतिम सत्य को जान लेने की मनुष्य की क्षमता पे जो विश्वास हुआ, उससे जो आधुनिकता की प्रवृत्तियां थी वो क्षीण हुई, या कहना चाहिए कि जो आधुनिकता के भावबोध को बनाने वाली घटक थे वो कमजोर पड़े। और इसी के बाद ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से, इतिहास लेखन की दृष्टि से हम 45 के बाद के कालखंड को आधुनिक नहीं मानते। समाज विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में, साहित्य और कला में भी उसको उत्तराधुनिक या पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आधुनिकता की समाप्ति के बाद है। पोस्ट मॉडर्निज्म तो बात ही यह करता है कि कुछ भी चीज़ अंतिम रूप से सत्य नहीं है। जो आधुनिकता की एक प्रवृत्ति थी उसका कहना चाहिए कि उसका जस्ट अपोजिशन है कि कुछ भी चीज़ अंतिम नहीं है। तो इस तरीके से हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या आधुनिकता है और आधुनिक जो इतिहास है उसका क्या कालखंड है। तो आधुनिक इतिहास के अध्ययन को शुरू करने से पहले आधुनिकता को समझना आवश्यक है। तो उसमें 3-4 प्रवृत्तियां हैं जो किसी समाज को आधुनिक बनाती हैं। सबसे पहली हेतुवाद है, अर्थात कार्य कारण संबंध पे जोर देना। यह मानना कि कोई भी परिघटना हो रही है, कुछ भी यदि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, कुछ भी सृष्टि के अंदर हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तार्किक कारण होंगे, और उन तार्किक कारणों को हम पहचान सकते हैं तर्क के जरिए, किसी रहस्य के जरिए नहीं, किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है उसके जरिए नहीं, परंतु तर्क के जरिए हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ये जो हेतुवाद है वो सबसे बड़ा आधुनिकता की पहचान है। विवेक इसके साथ ही। दूसरा आशावाद या प्रगति में विश्वास कि निरंतर हम प्रगति कर रहे हैं। ये आधुनिकता की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रगति में विश्वास करना। और इसी से जुड़ी हुई चीजें मानववाद। मध्यकालीन समाज मानव को, एक इंडिविजुअल को बहुत महत्व नहीं देते थे। और यदि हम भारतीय परंपरा की बात भी करें, मध्यकालीन साहित्य को पढ़ें, या यूरोपियन परंपरा की बात भी करें, यदि हम कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसके धार्मिक ग्रंथों को देखें या उनकी परंपराओं को देखें, तो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के आने को एक पाप ही माना गया है। इसको मृत्यु लोक कहा गया है। तो मतलब यह है कि मनुष्य का के रूप में उत्पन्न होना या इस संसार में मनुष्य के रूप में जीने की मध्यकाल में बहुत बड़ी गरिमा नहीं थी। तो मानव को मानव के रूप में महत्व देना, प्रगति में विश्वास करना, हर चीज को तर्क के आधार पे कसौटी पे कसना, ये 3 जो हैं
आधुनिकता की मूल प्रवृत्तियां हैं। और जब किसी समाज में ये पैदा हुई तो हमने उसको आधुनिक कहना शुरू किया। जब समाज ने अपनी संस्थाओं को तर्क के आधार पे कसना शुरू किया, उस कसौटी पे कसना शुरू किया, चाहे उनकी सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हों, और चाहे धार्मिक परंपराएं हों। मसलन हम जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारी सामाजिक धार्मिक परंपराओं को प्रश्नांकित किया गया और उनको तर्क के आधार पे गलत सिद्ध किया गया, चाहे सती प्रथा हो, चाहे जाति प्रथा हो। तो ये इसलिए हम अपने उस समाज को आधुनिक समाज कहते हैं, क्योंकि वो तर्क के आधार पे चीज़ों को आंक रहा था और परंपरा के आधार पे या धार्मिक ग्रंथों में लिखने के आधार पे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उल्टे वो यदि धर्म का महत्व था तो ये भी कोशिश कर रहा था कि प्राचीन धर्मों से वास्तविकता को निकाल के लाए और लोगों के सामने रखे कि नहीं, धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, जैसा कि राजा राम मोहन राय ने किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध करते हुए ये कहा कि प्राचीन ग्रंथों में सती प्रथा का महिमा मंडन नहीं है। तो ये एक आधुनिक प्रवृत्ति थी कि तर्क के आधार पे परंपराओं को आंकना और यदि वो अतार्किक हैं तो उनका विरोध करना। अब ये आधुनिकता, जिस आधुनिकता की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ शुरू हुई? यहाँ एक और बात है कि भारतीय परंपरा अपनी तरह की एक आधुनिकता की बात करती रही है। अभी हमारे एक टीचर श्री मुकुंद लाट, उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने एक लेख में हमारी परंपराएं और हमारी आधुनिकताएं नामक एक लेख में इस बात की थी कि भारत में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी में आधुनिकता की बहुत सी प्रवृत्तियां थी। अभिनव गुप्त का उन्होंने खासतौर से इस बारे में जिक्र किया। हिंदी साहित्य में कबीर को आधुनिक कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सी धार्मिक परंपराओं को तर्क के आधार पे देखा करते थे और उनकी व्यंग्य किया करते थे, क्योंकि आधुनिकता की एक प्रवृत्ति यथार्थ पे पैनी नजर भी है। खैर, तो भारत में आधुनिकता की कई सारी प्रवृत्तियां प्राचीन काल से रही हैं, परंतु जिस आधुनिकता की हम चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक समाज या आधुनिक विश्व के इतिहास के संदर्भ में, उसको बहुत सारे इतिहासकार पश्चिम में उद्भूत मानते हैं। तो यदि वो पश्चिम में उद्भूत है, यदि हम ऐसा माने, तो हमको ये ट्रेस करना होगा कि वह आधुनिकता कैसे पश्चिम में आई और उसकी प्रवृत्तियों को वहाँ पहचानने की कोशिश हम इस लेक्चर में करते हैं। तो एक स्टुअर्ट और गिबन की किताब है फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी, और वो किताब ये कहती है कि आधुनिकता की शुरुआत रेनेसां में होती है। थोड़े थोड़े हेतुवादी बात या मानववाद, अर्थात मानव को गरिमा देने की बात वहाँ हमें दिखाई पड़ती है कलाकारों में, साहित्यकारों में, जो रेनेसां कालीन है। आधुनिकता रूपाकार लेती है प्रबोधन में, जिसको एज ऑफ रीजन कहा है। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, खासतौर से माफ कीजिएगा 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और जो फ्रांस में जिसके बहुत बड़े विचारक पैदा हुए थे, और 19वीं शताब्दी में वास्तविक अर्थों में जो आधुनिक शताब्दी है, अधिकतर यूरोपियन इतिहासकार मानते हैं कि वह 19वीं शताब्दी है। यहाँ आधुनिकता के रूपाकार लेने में, अर्थात आधुनिकता की प्रवृत्तियों के रूपाकार लेने में, जो हेतुवाद है, जो सार्वभौमिकता है, जो प्रगति में विश्वास है, जो मानववाद है, उन प्रवृत्तियों के रूपाकार लेने में सबसे बड़ी भूमिका है तो वो जिसे हम प्रबोधन का युग कहते हैं, ये जो एनलाइटनमेंट कहते हैं या एज ऑफ रीजन कहते हैं, जो 18वीं शताब्दी में के यूरोप में, खासतौर से फ्रांस में नजर आता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जफिरोवस्की की किताब है द एनलाइटनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन मॉडर्न सोसाइटी। वो इस बात को बहुत ढंग से व्याख्यायित करती है कि किस प्रकार जो प्रबोधन का युग है उसने नई समाज को गढ़ा। प्रबोधन ने आधुनिकता को स्वरूप देने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, वॉल्टेयर, डी एलम्बर्ट, रूसो, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, ये वो विचारक हैं जिन्होंने समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर तर्क के आधार पर, कार्य कारण संबंधों के आधार पर और अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर परिवर्तन करने का प्रयास किया। देखिए, जो मध्यकाल था, यूरोप का मध्यकाल, वो ज्ञान के सारे स्रोत को धार्मिक ग्रंथों में देखता था या बाइबल में देखता था, और उसमें ये माना जाता था कि ईश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला है और उसकी चर्च जो है वो मुख्य उसका व्याख्या करता है, और मनुष्य की उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। यदि वो एक हायरार्की थी, एक पदानुक्रम था, तो उसमें ईश्वर सर्वोच्च था और फिर चर्च था, और उसमें बिल्कुल निचले स्तर पे मनुष्य था। क्योंकि इस पे हम पहले भी इस टिप्पणी को करे आए हैं कि इस धरती को मृत्युलोक या इहलोक कहने की जो परंपरा है, वो मनुष्य को दोयम दर्जे पे रखने की
परंपरा की समर्थक ही है। तो इस दृष्टि में बदलाव जो है वो प्रबोधन के युग में आया, और प्रबोधन ने अनुभव और प्रेक्षण पे बल दिया कि जो हम अनुभूत करें, जो हम देख पाएं, जो इंद्रिय गम्य हो, वही ज्ञान है। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक अपने खोजों से, खासों से न्यूटन जैसे वैज्ञानिक अपनी बहुत खोजों से भौतिक सृष्टि के बहुत तार्किक व्याख्या कर चुके थे। तो जो दूसरे विचारक थे, उन्होंने ये माना कि ये सारी संसार जो है वो कुछ नियमों से चल रहा है। उससे पहले धार्मिक ग्रंथ होते थे, जो धार्मिक ग्रंथ ये कहते थे कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, जैसे बनाना 6 दिन में, बाइबल कहती है 6 दिन में बनाया। कोई और धार्मिक ग्रंथ भारतीय परंपरा का, इस्लामिक परंपरा का इसी बात को कुछ और तरीके से कह रहा होगा, परंतु सबका जो लबोलुआब है वो यह है कि ईश्वर ने अपने यानी कि अपनी सोच से, अपनी निजी इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण किया। परंतु प्रबोधन के युग ने एक जो क्वालिटेटिव चेंज ला के दिया वो यह था कि ये माना जाने लगा, जब न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों को व्याख्यायित किया, तो ये माने जाने लगा कि ये सारी सृष्टि ऐसे ही कुछ नियमों की जारी चल रही है। विलियम क्लार्क की किताब है द साइंस इन एनलाइटेंड यूरोप, और वो किताब इस बारे में बड़ी डिटेल में बात करती है कि किस तरीके से प्रबोधन के युग में विज्ञान को बढ़ावा मिला, और इतना मिला कि ये माने जाने लगा कि ईश्वर वह नहीं है जिसने जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वरन ईश्वर वह है, वो नियम है ईश्वर जिनसे कि सृष्टि परिचालित हो रही है। खासतौर से डेविड ह्यूम जैसे विचारक जो ये मानते थे कि हम समाज विज्ञानों को भी कुछ निश्चित नियमों के जरिए उनकी व्याख्या कर सकते हैं, और सारी समाज विज्ञान, राजनीति, सामाजिक जीवन निश्चित तार्किक नियमों के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर आए हैं कि रेनेसां में थोड़ी बहुत इस तर्कवाद की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि जो रेनेसां के सबसे बड़े कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंची, वो ये मानते थे कि हेतुवादी वो अकाट्य नियम है जिससे कि सृष्टि चलती है। परंतु इसको रूपाकार प्रबोधन में मिला, और वो कितना बदलाव आया इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 13वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक जो सृष्टि विषयक बातें थीं, सृष्टि या विज्ञान को लेकर के जो चर्चाएं होती थी उसमें ईश्वर की बात आती थी, क्योंकि अधिकतर इस तरह की चर्चा करने वाले लोग चर्च के पादरी हुआ करते थे, जो ही वैज्ञानिक भी थे, जो ही समाज वैज्ञानिक भी थे, और उनकी सारी व्याख्याएं के केंद्र में ईश्वर था। 18वीं शताब्दी के ऑनवर्ड हम ये देखते हैं कि जो इस तरह की वैज्ञानिक चर्चाएं हैं, सृष्टि विषयक ग्रंथ हैं, उनके अंदर ईश्वर का स्थान प्राकृतिक नियमों ने ले लिया है, कि लगातार प्राकृतिक नियमों पे चर्चा हो रही है। ये माना जाने लग रहा है कि पूरा संसार भी एक मशीन है, ये पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि भी एक मशीन है जिसके निश्चित नियम है, जो निश्चित युक्त नियमों से चल रहा है। इसका बड़ा महत्व था कि ये मानना कि हर चीज कुछ युक्त नियमों से चल रही है, उनसे परिचालित है, इसका और जिनका तोड़ा जाना संभव नहीं है। जब मनुष्य मात्र ने इस बात पे यकीन करना शुरू किया कि सब चीज नियमों से परिचालित होती है, तो उसने बाकी अपने जीवन को बदलने की शुरुआत की। लुई 16 का यदि विरोध हुआ तो इसलिए हुआ कि वो जो कह दे वो कानून नहीं हो सकता, वो चाहेगा कर लगा देगा तो कर नहीं लगा सकता, क्योंकि कर लगाने का एक निश्चित पद्धति है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य यह मानने लगा कि ये सृष्टि नियमों से चलती है, तो वो यह भी मानने लगा कि हमारा अपना जो जीवन है उसकी समस्त चीजें भी कुछ नियमों से निर्धारित होनी चाहिए। वो किसी राजा के, किसी पोप के सनक पे नहीं चल सकती, और वो नियम युक्त होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए। ये बड़ा बदलाव था आधुनिकता को लाने वाला। क्यों? क्योंकि पूरे प्राचीन मध्यकाल के अंदर, माफ कीजिएगा, मध्यकाल के अंदर कुछ था नियम, तो इल्हाम था। कुछ व्यक्ति को ज्ञान होता था तो ये माना जाता था कि वो इल्हाम से, इंट्यूशन से है, तर्क से नहीं हुआ। और सारे धार्मिक ग्रंथ जो है वो इल्हाम को महत्व देते थे, इंट्यूशन को महत्व देते थे, तर्क को नहीं देते थे। जबकि प्रबोधन ने तर्क को महत्व दिया और एक वैचारिक गति प्रदान की, और इसमें भौतिक विज्ञानियों की तो बहुत बड़ा योगदान था ही। फ्रांसिस बेकन और डेविड ह्यूम जैसे विचारकों का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने बार बार जोर देके कहा कि भौतिक संसार ही नहीं,
जो मनुष्य का सामाजिक राजनीतिक जीवन है वह भी ऐन्द्रिक गम्य जो ज्ञान है, सेंसर्स जो हमारा सेंसरी नॉलेज है, उसी के द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। यानी जो हमें जो तार्किक रूप से समझ में आ रहा है वही हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए सही है, धार्मिक किताबों में लिखा हुआ सही नहीं है। तो इस प्रकार जिस आधुनिकता की नींव रखी जा रही थी, जो लगातार तर्क पे जोर दे रही थी, उसकी कुछ घटक हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि हेतुवाद उसका पहला घटक है, जो विवेक की प्रधानता पर जोर देता है और ये मानता है कि ज्ञान, अनुभव और प्रयोग का मूल आधार कारण या हेतु है। ज्ञान वही है जो तर्क के आधार पर समझा जा सके। अब ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? उसके लिए इन सारे विचारकों की, प्रबोधन युग के विचारकों की, फ्रांसिस बेकन, डेविड ह्यूम जैसे विचारकों की प्रस्तावना थी कि ज्ञान वह है जो इंद्रिय गम्य है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँख है, त्वचा है, जीभ है, जिस चीज को पहचानती है वही ज्ञान है। जो भौतिक रूप से हमें दिखाई, दृष्टिगोचर हो रहा है, अनुभूत हो रहा है, वही ज्ञान है। उसके बाहर हम किसी रहस्य को ज्ञान मानने को तैयार नहीं है। इसका एक लाभ तो हुआ क्योंकि भौतिक विज्ञान की जितनी भी उन्नति हुई वो उसका की जो टेनेट था, उसकी जो आधारशिला थी वह यही थी, इंद्रिय गम्य जो है। और इसके प्रगति का लाभ भी मनुष्य समाज को मिला कि आंखों से जो देख पाते थे उसी को हमने ज्ञान माना। फिर आंखों को प्रबल बनाने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, वो भी इंद्रिय गम्य ज्ञान था। सूक्ष्मदर्शी भी हमारी आंखों को दिखा रही थी, तो उससे हमने एक ये भी पहचाना कि क्या बैक्टीरिया है और क्या विषाणु है, रोग के आधार क्या हैं। उसी से हमने पदार्थ की मूल संरचना का जो मूल आधार है, अणु, उसको पहचाना। और ये बात बलवती होती चली गई कि हम ऐन्द्रिक ज्ञान से संसार के रहस्यों को खोल लेंगे। जब अणु की पहचान की डाल्टन ने, तो ये बात मानी जाने लगी 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कि एक दिन हम सारे संसार के रहस्यों को खोज लेंगे। हालांकि वो बात फिर अगले 100 साल में बेमानी हो गई और ऐन्द्रिय गम्य ज्ञान की एक सीमा है वो हम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानने लगे। परंतु अभी हम जिस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, आधुनिकता की प्रवृत्तियां या आधुनिकता की उत्पत्ति, उसमें ये बहुत महत्व की बात है या इसको रेखांकित करना जरूरी है कि इस 18वीं शताब्दी का जो मनुष्य था या 18वीं शताब्दी का जो फ्रांस का जो प्रबोधन युग था या एज ऑफ रीजन था, वह ऐन्द्रिय गम्य ज्ञान पर बहुत जोर दे रहा था और अनुभव और प्रेक्षण पे बहुत जोर दे रहा था। और उससे एक सीमा तक निश्चित रूप से प्रगति हुई, खासतौर से भौतिक जीवन में। जब प्रेक्षण और अनुभव के उस पर जोर दिया गया तो एक और प्रवृत्ति निकल के आई जिसको हम सार्वभौमिकता कहते हैं। ये माना कि कारण और प्राकृतिक नियम प्रत्येक स्थिति में लागू किए जा सकते हैं। कारणवाद और वैज्ञानिक प्रतिमानों को किसी परिस्थिति में लागू किया जाएगा तो परिणाम सदैव एक सा आएगा। यानी सारे संसार में कुछ नियम समान हैं, वो किसी समाज, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति के लिए बदलते नहीं है। ये सार्वभौमिकता है। और इस सार्वभौमिकता ने मानववाद को और मजबूत किया कि प्रेक्षण के आधार पे सभी मनुष्य समान नजर आ रहे हैं, सभी मनुष्यों के समान रूपाकार है, तो उनमें जाति और प्रजाति के आधार पे भेदभाव करना या किसी को वरीयता देना, किसी को कम वरीयता देना गलत है। ये एक अनुभववाद, प्रेक्षणवाद और सार्वभौमिकता की बड़ी देन थी मानववाद कि मनुष्य मात्र को प्रजातिगत और धार्मिक आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता। मानव की, और उसके बाद फिर मानव को कतिपय स्वतंत्रताएं भी दी गई कि मानव होने के कारण ही वो कुछ स्वतंत्रताओं का अधिकारी है, ये माना गया। तो आधुनिकता की जो प्रवृत्तियां थी उनमें मानववाद या आदमी को केंद्र में रखना या उसको मिनिमम डिग्निटी प्रदान करने की प्रवृत्ति ये दिखाई पड़ी है। इसके से आगे के बड़े जोरदार परिणाम निकले, सामाजिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए। ये माना गया कि राज्य की उत्पत्ति ऐसे ईश्वर ने नहीं की किसी ने, और राजा जो है वो ईश्वर का भेजा हुआ नहीं है। वही तर्क के आधार पर खोजा गया कि राज्य जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, मनुष्य की जरूरत ने पैदा किया होगा, तो राजा जो है समाज ने कॉन्ट्रैक्ट से बनाया किसी व्यक्ति को, तो उस जिम्मेदारी है कि वो हमारे प्रजा यानी कि नागरिकों की बात सुने। और इसने फिर जिसे पेंडोरा बॉक्स कहते हैं, पूरे परिवर्तनों की एक पूरी दुनिया को खोल दिया। डेस्पोटिक कहना चाहिए कि रूलर्स से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, निरंकुश राजतंत्र से जो है संवैधानिक राजतंत्र आया, और उससे आगे जाकर के लोकतंत्र आया।
क्यों? क्योंकि कार्य कारण संबंध और हेतुवाद के आधार पे, विवेकवाद के आधार पे राज्य की प्रकृति का परीक्षण किया गया और राज्य को मनुष्य की उत्पत्ति माना गया, मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था माना गया, ईश्वर प्रदत्त संस्था नहीं माना गया। तो ये प्रवृत्तियां, हेतुवाद, कार्य कारण संबंध, जोर, प्रेक्षणवाद या अनुभववाद, सार्वभौमिकता, मानववाद और प्रगति में विश्वास, यह विश्वास की धीरे धीरे हम सारे रहस्य खोज लेंगे और मनुष्य को जो है विकास के शीर्ष पे ले जाएंगे। ये आधुनिकता की कुछ मोटी हुई प्रवृत्तियां हैं, कुछ स्थूल या महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। तो हम जो है इस संदर्भ में प्रवृत्तियों को तो पहचान चुके हैं। अब इसकी शुरुआत मोटे तौर पे रेनेसां के बाद कहाँ होती है या आधुनिकता वास्तव में कहाँ रूपाकार ग्रहण करती है, तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, फ्रांस इसका प्रबोधन युग में केंद्र बनता है और वहाँ ये बड़ा संयोग है कि 18वीं शताब्दी में ही एक 100 साल के कालखंड में इतने सारे विचारक पैदा होते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बदलने के अवधारणाएं देते हैं या उसकी आधारशिला रखते हैं। शुरुआत में हमने दशक जानते हैं वोल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू हैं, जिनकी जो ट्रेटाइज हैं खासतौर से उसकी सेपरेशन ऑफ पावर है मॉन्टेस्क्यू की, या वोल्टेयर की जो रचना है वो राजनीतिक समाज को बदलने के लिए बहुत बड़ी आधारशिला बनती हैं। इसके बाद डेविड ह्यूम हैं, डी एलम्बर्ट हैं, दिदरों हैं, रूसो हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। फिर इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ हैं या रॉबर्ट तुर्गो हैं, जो आर्थिक जीवन में परिवर्तन की आधारशिला रखते हैं। यहाँ एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि इसी कालखंड में यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक विश्वकोश की रचना होती है फ्रांस में, एनसाइक्लोपीडिया, जिसको डी एलम्बर्ट और दिदरो ने संपादित किया था। और उस समय सारे जो फिलोसफे थे यानी कि जो प्रबोधन युग के विचारक थे, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। 20 वर्षों में ये विश्वकोश तैयार हुआ और इसमें समस्त दुनिया में जो भी चराचर जगत में था उस सब की सूचनाएं दी गई, उन सब की व्याख्या की गई। इसका क्या मायने है? इसकी बड़ी बात यह है कि ये माना गया कि ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है और ज्ञान बाइबल में या धार्मिक ग्रंथों में नहीं हो सकता, ज्ञान को मनुष्य मात्र पा सकता है। तो ये जो हम कहें कि एनसाइक्लोपीडिया की रचना फ्रांस में होती है, वो एक ज्ञानाकुल समाज की आधारशिला रखती है। और उस 18वीं शताब्दी में छापेखाने का आविष्कार तब तक हो चुका था। बहुत सारी अन्य रचनाएं भी लिखी गईं जिन्होंने नए समाज को बनाने में बड़ा योगदान दिया। ये हम पहले ही कहे हैं कि एक बड़ी चेंज इस समय ये आ रहा था कि जो धार्मिक व्याख्या थी समाज की और सृष्टि की, वो क्षीण पड़ती जा रही थी। वैसे तो मध्यकाल के अंत में ही 16वीं-17वीं शताब्दी में केपलर, कोपरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो जैसे जो खगोल विज्ञानी थे, उन्होंने जो है सृष्टि के संदर्भ में कुछ तार्किक बातें रखी थी। पर तब बाइबल इतनी या चर्च का इतना प्रभाव था कि उन सबको या तो माफ़ी मांगनी पड़ी या उनको मृत्यु दंड मिला। परंतु प्रबोधन के युग ने यह किया कि जो इनकी केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो के द्वारा जो व्याख्यायित ब्रह्मांड की संरचना थी उसको स्वीकार कर लिया। और इससे जो चर्च के द्वारा जो व्याख्यायित सृष्टि की जो अवधारणा थी जिसमें पृथ्वी केंद्र में थी और सब पृथ्वी की ओर चक्कर लगा रही थी, वो नष्ट भ्रष्ट हो गई। इससे भी विचारकों को बड़ा बल मिला और धार्मिक सत्ता का जो विरोध था उसको बड़ी मजबूती मिली। हालांकि सारे फिलोसोफर जो थे, विचारक थे, वो ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु वो ये मानते थे कि पादरी जो हैं वो ज्ञान और के संरक्षक के रूप में सही नहीं है, या पादरियों के ज्ञान के संरक्षक के रूप में जो भूमिका थी वो उसके वो विरोधी थे। जबकि वो मानते थे कि चर्च जो है वो कुरीतियों का सबसे बड़ा केंद्र है। तो जो धार्मिक सत्ता थी उसको एक आधार पर तो इस आधार पे चुनौती मिल रही थी कि उसमें जो सृष्टि विषय की या ज्ञान विषय की अवधारणा है वो नए तर्क के आधार पर ठहरने नहीं थी। दूसरी, चर्च की सत्ता को यूरोप में इसलिए भी विरोध या चुनौती मिल रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ी अशांति, अस्थिरता और हिंसा का कारण था। यहाँ एक
आधुनिक प्रवृत्ति जो यूरोप के संदर्भ में हम बात करें तो एक और आधुनिक प्रवृत्ति की बात यहाँ आती है, सेक्युलर स्टेट। यहाँ ये रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि ये जो सेक्युलर स्टेट की अवधारणा है वो यूरोप के संदर्भ में ही हमें समझनी चाहिए, क्योंकि इसका महत्व वहीं था और वहाँ इसकी क्या उपयोगिता थी। यदि हम यूरोप के इतिहास को देखेंगे तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। भारत जैसे देशों में जहाँ परंपरागत रूप से विभिन्न धार्मिक मतावलंबियों का, धार्मिक विश्वासों का हमेशा से अस्तित्व था, वहाँ इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को या इस अवधारणा को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वहाँ क्या जरूरत थी, इसको भारतीय समाज के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि यदि हम प्राचीन भारत में जाएं तो हम क्या पाते हैं कि यदि वैदिक परंपरा बहुत मजबूत परंपरा है तो उसी समय उनकी विरोधी परंपराएं भी हैं। हमारे यहाँ जो दर्शन की षट दर्शन की प्रणालियाँ हैं या दर्शन की और परंपराएं, वो आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की बात करती हैं। उनको नास्तिक दर्शन कहा है जो वेदों को नहीं मानती, पर वो समादृत हैं, उन पर चर्चा हुई है। या प्राचीन समय से ही जो प्रमुख कोई धार्मिक परंपरा है उसके विरोध की परंपराएं पल्लवित होती रही, पुष्पित होती रही, बढ़ती रही, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करती रही, या उनके मतावलंबी सामान्य जीवन जीते रहे। हिंसा के कुछ छुटपुट वो मिलते हैं, एक लगातार चलने वाली परिघटना नहीं है। अभी उपिंदर सिंह जी की किताब पिछले दिनों आई है, एंशिएंट इंडिया एंड रिलीजियस वायलेंस, वो थोड़ी बहुत इस पर चर्चा जरूर करती है, परंतु इसके बरक्स हम यूरोप को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जब तक धार्मिक क्रांति नहीं हुई या प्रोटेस्टेंटवाद नहीं आया 16वीं शताब्दी तक, तब तक वहाँ शांति है। यदि यूरोपियंस की लड़ाई हो रही है तो क्रूसेड में मुस्लिम से हो रही है। परंतु जैसे ही पश्चिम और मध्य यूरोप की धार्मिक एकता छिन्न भिन्न होती है, अर्थात कैथोलिक मतावलंबी कैथोलिक मत को छोड़ करके कुछ कैथोलिक मतावली प्रोटेस्टेंट परंपराओं को अपना लेते हैं, तो वहाँ हिंसा शुरू हो जाती है। दो तरीके से, क्योंकि अभी तक उस पूरे समाज ने ये देखा ही नहीं था कि दूसरे धार्मिक विचारों के साथ कैसे जिया जा सकता है। वो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कैथोलिक धर्म या कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई और परंपरा भी हो सकती है। तो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि 16वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत हिंसाएं हुई, जो जिनका आधार धार्मिक था। यदि कोई शासक कैथोलिक धर्म का मतावलंबी है तो उसकी इच्छा थी कि सारे उसके प्रजा भी कैथोलिक मतावलंबी हो। यदि कोई प्रोटेस्टेंट हो गया है तो उसकी इच्छा थी कि सारे उसकी प्रजा जो है प्रोटेस्टेंट हो। या यदि किसी समाज में कैथोलिक बहुसंख्यक हैं तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई प्रोटेस्टेंट फिरका उनके साथ रहे, जैसे फ्रांस की बड़ी समस्या रही और लगातार हिंसा होती रही। आप लोग बार्थोलोम्यूडियाज डे के बारे में जानती होंगे। फ्रांस में 7वीं शताब्दी में एक बड़ा नरसंहार हुआ, जिसमें जो ह्यूगनाट्स थे, जो एक तरह का एक प्रोटेस्टेंट फिरका था या प्रोटेस्टेंट संप्रदाय था, उनके लोगों को चर्च में जाकर के काटा गया, अर्थात बर्बरतापूर्वक मारा गया और सड़कों के ऊपर उनके शव पटक दिए गए काट काट के। इसके बाद यूरोपियन समाज बड़ा द्रवित यानी इस पर विचलित हुआ और फ्रांस में भी नांत की घोषणा हुई 16वीं शताब्दी के मध्य में, और ये थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी अकोमोडेशन दी गई नॉन कैथोलिक मतावलंबियों को या प्रोटेस्टेंट के फिरकों को, परंतु वो पूरी नहीं थी। उनको राजनीतिक अधिकार इत्यादि नहीं दिए गए थे। तो ये जो हिंसा थी और जो चर्च का दखल था शासन में, वह एक राज्य को शक्तिशाली बनने से भी रोक रहा था। तो उस समय दो किताबें यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो मैकियावेली, जो एक आधुनिक राजनीतिक संकल्पना को जन्म देते हैं अब प्रिंस लिख करके, और एक हॉब्स की लेवियाथन। वो दोनों राजनीतिक सत्ता की अनन्यता की बात करती हैं कि राजा को अनन्य रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, एक्सक्लूसिव पावर होनी चाहिए उसके पास। प्रॉब्लम क्या थी? चर्च था जो पावर को शेयर करता था, और ये हिंसा तो एक बड़ा कारण थी, या उसकी जो अंधविश्वास थे, सृष्टि विषयक परंपराएं थीं, उनको देखते हुए यूरोप में ये धीरे धीरे धारणा बलवती होती गई कि चर्च की जीवन में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और
उसको लेकर के आंदोलन शुरू हुए। जब ये हिंसाएं बहुत बढ़ती गईं, उसी समय दो और किताबें आईं। एक है जॉन लॉक की लेटर ऑफ टॉलरेंस। जॉन लॉक फ्रांस में रहते थे और वह पूरी तरह से कैथोलिक धर्म का गढ़ था। जब वो निर्वासित जीवन जीने इंग्लैंड गए तो वहाँ कैथोलिक अल्पसंख्यक थे, क्योंकि वहाँ एंग्लिकन चर्च था, एक तरह का प्रोटेस्टेंट फिरका जो इंग्लैंड के शासक ने चलाया था। अर्थात इंग्लैंड के निवासी प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी थे। वहाँ लॉक ने अपने आप को अल्पसंख्यक पाया और तब उसको ये बड़े गहरे से अनुभूति हुई कि किस तरीके से बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरीके से उनको टॉलरेट करना चाहिए और किस तरीके से उनको जो बेसिक जो उनके धार्मिक परंपराओं के और विश्वास के अधिकार हैं, उपासना के और ईश्वर को मानने के अधिकार हैं अपनी इच्छा अनुसार, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और उसने लेटर ऑफ टॉलरेंस लिख करके बहुलतावाद का समर्थन किया। 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में वोल्टेयर ने किताब लिखी ट्रेटाइज ऑन टॉलरेशन, माफ कीजिएगा, ट्रेटाइज ऑन टॉलरेशन। इसका आधार यह था कि उससे जब वो किताब लिखने से कुछ वर्ष पूर्व जॉन कॉलिस नाम के एक ह्यूगनॉट को बहुत बुरी तरीके से अमानवीय यातनाएं देके मारा गया था फ्रांस में। ये हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं। ये घटना 1750 के बाद घटित हुई है। और उसको क्यों मारा गया था? उस पर मिथ्या आरोप लगा करके। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक समाज कैथोलिक मतावलंबी था और उसको ह्यूगनॉट यानी प्रोटेस्टेंट मतावलंबी होने के कारण एक संदेह के आधार पर, किसी घटना में संदेह के आधार पर इस तरीके से यातनापूर्वक मृत्युदंड दिया गया। और उससे द्रवित होकर के वोल्टेयर जो एक बड़े विचारक थे, उन्होंने ट्रेटाइज ऑन टॉलरेशन लिखी और बड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने लिखा कि यूरोप में करीब 4 करोड़ नागरिक हैं जो रोम के चर्च के अर्थात कैथोलिक चर्च के अनुयायी नहीं हैं। क्या हमें उन सब से कहना चाहिए कि सर धिक्कार है, आप हम पर, ना तो आप हमारे साथ रह सकते, ना हमारे साथ खाना खा सकते और ना ही आप हमसे कोई संपर्क रख सकते। वोल्टेयर ने ये रेखांकित किया कि धर्मग्रंथ जो हैं लोगों को और यूरोप की शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और उसने ऐतिहासिक रूप से भी बताया कि यूरोपीय सभ्यता के जो आधार हैं, ग्रीक सभ्यता, रोमन सभ्यता और स्वयं क्राइस्ट, वो खुद भी सहनशील थे। उन्होंने ये कहा कि सहनशीलता हमारे आचरण और सभ्य व्यवहार की निशानी है। सभ्यताओं का चरित्र उनके धार्मिक सहनशीलता से प्रकट होता है। ये उनकी सबसे बड़ी इसमें कहना चाहिए कि तर्क था जो उन्होंने रखा। तो इन रचनाओं के बाद और जो राजसत्ता को मजबूत करने की जो वकालत राजनीतिक विचारक कर रहे थे, लेवियथन जैसे हॉब्स लिख रहे थे, या उससे पहले मैकियावेली प्रिंस लिख गए थे, उन सब का परिणाम ये निकला कि ये जरा तेजी से बलवती होती गई बात कि जो धार्मिक सत्ता है उसको लौकिक जीवन से, जो हमारा डे टू डे की लाइफ है, राजनीतिक सामाजिक जीवन है, उससे धकेल देना चाहिए। हमारी धार्मिक आस्थाएं कुछ भी हो सकती हैं, वो हमारी निजी आस्थाएं हैं और हमको उसको निज तक ही सीमित रखना है, तभी हम अपने लौकिक जीवन को शांतिपूर्वक चला पाएंगे। ये बात 18वीं शताब्दी के यूरोप में बड़ी बलवती हो गई। इसको फिर अमेरिका की क्रांति से बल मिला, जिसमें नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, या जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1789 का, उसमें जो मनुष्य के सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा की गई, उससे भी इसको बल मिला। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ धीरे धीरे शासन और धार्मिक जीवन अलग होता चला गया। ये यूरोप की अपनी निजी जरूरत थी। क्यों? क्योंकि यूरोप के समाज ने धर्म के आधार पर ज़्यादा हिंसाएं देखी थी। तो आधुनिकता की एक प्रवृत्ति के रूप में उन्होंने सेक्युलर स्टेट बनाया, जो उनकी उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिसमें यूरोप का विकास हो रहा था, जरूरत थी। अब ये जो आधुनिकता है, जो धार्मिक जीवन में धर्म को लौकिक जीवन से अलग करने के रूप में हमें दृष्टिगोचर होती है, वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में किस तरीके से अभिव्यक्त होती है, या किस तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को रूपांतरित करती है, हम इस पे चर्चा करेंगे।